अभी तक आपने बोला कि थर्मोडायनामिक साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। आपने ये भी बोला कि जो मेरी एनर्जी होती है वो बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आपने बोला साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो बहुत सारे फॉर्म की हमारे पास एनर्जी होती है। इन्हीं का इंटर कन्वर्जन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आपने ये भी बोला कि थर्मोडायनामिक स्टडी हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं? हम लोग सिस्टम की हेल्प से इसकी स्टडी करते हैं। आपने ये बोला कि जो मेरे सिस्टम होते हैं वो तीन टाइप के आपके पास सिस्टम होते हैं। आपके पास ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी दोनों क्या होती है? हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। और क्लोज के अंदर क्या कर सकते हैं? क्लोज के अंदर हम सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइसोलेटेड के अंदर ना तो हम लोग मास भेज सकते हैं और ना ही हम लोग एनर्जी का इंटरचेंज कर सकते हैं। आपने ये बोला कि ओपन सिस्टम के अंदर मेरे पास कुल मिला के 5 वेरिएबल होते हैं। जो 5 वेरिएबल है वो मेरे पास है पी, वी, एस, टी और एन। आपने ये बोला कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल है वो क्या है? एच, जी, ए, यू और म्यू। आपने ये बोला कि क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास कुल मिलाकर 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं, पी, वी, एस, टी। उनके कोरस्पॉन्डिंग 4 पोटेंशियल होते हैं जो है एच, जी, ए, यू। आपने इनकी बात यहाँ पर की। आपने उसके बाद इन वेरिएबल्स के यूनिट कन्वर्जन की आपने वहाँ पर बात की। आपने प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन को पढ़ा, आपने वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन को पढ़ा, आपने टेम्परेचर के यूनिट कन्वर्जन को पढ़ा, आपने एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन की वहाँ पर पढ़ाई की। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया यूनिट कन्वर्जन, उसकी हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। और चलिए पढ़ते हैं मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर क्या होता है। वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम उन्हीं के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैंने जो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हमें कन्वर्ट करना है 1500 लीटर एटमॉस्फेयर को जूल के अंदर। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो के अंदर ज़्यादा मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी के कन्वर्जन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ की। मैंने आपको कहा था कि जो मेरी आर की वैल्यू होती है वो मेरी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और मैं आर की वैल्यू को लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर भी लिख सकता हूं, जहां पर मेरा R इक्वल्स टू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो मुझे R की दोनों वैल्यूज क्या है इस टाइम पे याद है और मुझे कन्वर्ट करना है लीटर एटमॉस्फेयर को जूल के अंदर। तो देखिए किस तरीके से हम लोग R का यहाँ पर यूज करके इस यूनिट कन्वर्जन को कर सकते हैं। आपके पास जो वैल्यू गिवन है इस टाइम पे वो गिवन है 1500 लीटर एटमॉस्फेयर। और जो आपको आंसर चाहिए वो आपको किसके अंदर चाहिए? आपको आंसर चाहिए जूल के अंदर। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का यूज करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट यानी कि R की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आप किसी चीज़ को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसको R से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और R से डिवाइड भी कर दोगे। अब सारा खेल यहाँ पर किस चीज़ का है? यूनिट्स का है। मुझे जो चीज़ आगे चाहिए, मुझे जो चीज़ सामने चाहिए, मुझे किसके अंदर चाहिए? मुझे चाहिए जूल के अंदर। और मेरे को किसके अंदर गिवन है? लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर गिवन है। अब अगर मैं इस लीटर एटमॉस्फेयर को काटना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? मैं इसको डिवाइड भी किससे कर दूं? लीटर एटमॉस्फेयर से कर दूं, ताकि मैं इस लीटर एटमॉस्फेयर को यहां से इससे क्या कर सकूं? काट सकूं। अब जो मुझे आंसर चाहिए, मुझे चाहिए जूल के अंदर आंसर चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई जिस R की वैल्यू से करूंगा वो किस यूनिट के अंदर लूंगा? मैं उसको ले लूंगा जूल के अंदर, ताकि जो मेरा लीटर एटमॉस्फेयर है वो लीटर एटमॉस्फेयर से क्या हो जाए? कट जाए और जो मेरा आंसर निकल कर आ जाए वो किसके अंदर निकल कर आ जाए? जूल के अंदर निकल कर आ जाए। तो देखते हैं हम लोग इसको यहाँ पर आगे जाके कैसे लिखेंगे। हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1500 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू में मुझे ऊपर लेनी है जूल के अंदर वैल्यू, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और मुझे नीचे लेनी है किसके अंदर वैल्यूज़? लीटर एटमॉस्फेयर में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब मोल पर केल्विन तो यहाँ पर दोनों के अंदर कट जाएगा, लीटर एटमॉस्फेयर से लीटर एटमॉस्फेयर कट जाएगा। तो जो आंसर आपके पास निकल कर आने वाला है वो किसके अंदर निकल कर आएगा? सिर्फ और सिर्फ जूल के अंदर निकल कर आएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप गुना भाग कर लीजिए और जो आपके पास आंसर होगा वो आपकी एनर्जी होगी किसके अंदर? जूल के अंदर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी थी। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है कि हमें कन्वर्ट करना है 300 लीटर एटमॉस्फेयर को लीटर बार के अंदर और मीटर क्यूब किलो पास्कल के अंदर। पहले हम लोग किस में करते हैं? लीटर बार के अंदर करते हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो मेरे इस दोनों यूनिट कन्वर्जन के अंदर जो मेरी वॉल्यूम की यूनिट्स है वो क्या है? सेम है। दोनों यूनिट्स क्या है? लीटर है। अगर मैं बात करूँ प्रेशर की यूनिट, तो प्रेशर की एक यूनिट यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर है और यहाँ पर क्या है? बार के अंदर है। और अगर आपको याद हो जो मैंने प्रेशर कन्वर्जन आपको बताया था, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एक एटमॉस्फेयर के अंदर मेरे पास कितने बार होते हैं?
1.01325 बार होते हैं। तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 300 लीटर मीटर, और आपको पता है कि जो मेरा एक एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 1.01325 बार होता है। जिस यूनिट को आपको काटना है उस यूनिट के साथ आपको क्या करना है, नीचे डिवाइड करना है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर को काटना है, तो मैंने डिवाइड किससे किया है, 1 एटमॉस्फेयर से डिवाइड किया है। और मुझे रिजल्ट किस में चाहिए, बार के अंदर चाहिए, तो मैंने बार से यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो आपके पास आंसर निकल कर आएगा वो किसके अंदर निकल कर आएगा, लीटर बार के अंदर निकल कर आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, थोड़ी बहुत यूनिट कन्वर्जन आप और भी कर लीजिए इनके एक्स्ट्रा, ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो क्वेश्चन ईजी होते हैं, जो आपको CSIR नेट के अंदर जो क्वेश्चन आपको ईजी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर वो आपके साथ यूनिट कन्वर्जन के अंदर ही आपके साथ खेल हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हैं, इसे आप अच्छे से पढ़िए। और जो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर मुझे कन्वर्ट करना है 300 लीटर एटमॉस्फेयर को मीटर क्यूब किलो पास्कल के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो मेरे लीटर, जो मेरी वॉल्यूम की जो यूनिट है, यानी कि लीटर को भी मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर क्यूब के अंदर, और मुझे एटमॉस्फेयर को भी कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलो पास्कल के अंदर। और दोनों ही कन्वर्जन आपको यहाँ पर पता है। आपको पता है कि 1 लीटर के अंदर मेरे पास 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, और आपको पता है कि मेरे पास एक एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास 101.325 इंटू किलो पास्कल होते हैं। ये दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पर पता है, और इन्हीं के यूज़ कर आपको क्या करना है, इस चीज़ को कन्वर्ट करना है। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले 2 बताए हैं, उसी तरीके से हमें इसके अंदर भी जो हमें यूनिट एलिमिनेट करनी है उसका डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमें चाहिए उसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आपका आंसर है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि ओपन सिस्टम के अंदर हमारा मास भी ट्रांसफर हो सकता है, हमारी एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ओपन सिस्टम के अंदर मेरे पास कुल मिला के जो है वो 5 वेरिएबल आएंगे, P, V, S, T और N, जहाँ पर मेरा N क्या है, मोल है। और क्लोज सिस्टम के अंदर मेरे पास सिर्फ 4 वेरिएबल रह जाएंगे, जो कौन कौन से हैं, P, V, S, T। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से जो हमारे वेरिएबल्स है, किस तरीके से जो मेरे पास ये केमिकल पोटेंशियल है। हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर हर एक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल होता है। अगर मेरे पास क्लोज सिस्टम के अंदर 4 वेरिएबल हैं, जैसे कि P, V, S, T मेरे पास 4 वेरिएबल है, तो इन चारों वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, जो मैं क्या बोलूँगा इसको, HgAU। तो मैंने बात की थी ओपन सिस्टम की, मैंने आपको कहा था कि मेरे पास कुल मिला के इसके अंदर 5 वेरिएबल्स हैं, P है, V है, S है, T है, N है। इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है। जो मेरे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, जो मेरे पास पोटेंशियल है वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, G हो जाएगा, H हो जाएगा, A हो जाएगा, U हो जाएगा और म्यू हो जाएगा। उसी तरीके से जो मेरे पास क्लोज सिस्टम है, यहाँ पर मेरे पास कुल मिला के 4 वेरिएबल्स थे, P था, V था, S, T, T थी, और मेरे पास इन्हीं चारों के वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होंगे, 4 पोटेंशियल होंगे। जो मेरे पोटेंशियल क्या क्या हो जाएंगे, G, H, A, U। जो मेरे सारे केमिकल पोटेंशियल है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एनर्जी है। इनकी यूनिट्स क्या होगी, एनर्जी की होगी। आपने यहाँ पर गिब्स पे एनर्जी पढ़ा होगा, आपने हैमिल्टन एनर्जी पढ़ा होगा। A और U जो है आपके लिए नए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इन चीज़ों को भी पढ़ना है। लेकिन मोटा मोटी बात यहाँ पर ये है कि जो मेरे पास ये चारों चीज़ें हैं, ये मेरे पास क्या है, एनर्जी है। इन चारों की जो यूनिट आएगी वो किसके अंदर आएगी, जूल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, किलो जूल के अंदर आ सकती है, कैलोरीज के अंदर आ सकती है, क्योंकि बेसिकली ये 4 चीज़ मेरे पास क्या है, एनर्जीज है। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम जनरली क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पास कौन सा सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कुल मिलाकर 3 सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो किस सिस्टम को लेकर हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। जनरली हम लोग क्लोज सिस्टम को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अमाउंट को ट्रांसफर नहीं करते रिएक्शन के दौरान। हम लोग अमाउंट को बाहर नहीं निकालते रिएक्शन के दौरान। हम लोग एक पर्टिकुलर रिएक्शन को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारा सिस्टम होता है, उसका जो अमाउंट होता है वो हम क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो जनरली थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग क्लोज सिस्टम को पढ़ते हैं। हम लोग ओपन सिस्टम को यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जब चैप्टर एंड करेंगे तो वहाँ पर हम थोड़ी बहुत बात क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम की वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपसे कहा था रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आइसोलेटेड सिस्टम को हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि नेमोनिक टेक्निक क्या होती है। नेमोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ से हम लोग रिलेशन बिटवीन चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स एंड वेरिएबल्स और चेंज इन वेरिएबल्स कैन बी ईजिली रिमेंबर्ड और ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक टेक्निक। मैंने कहा आपसे कुल मिला के आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, पोटेंशियल्स होंगे। तो इन वेरिएबल्स के चेंज और इन पोटेंशियल के चेंज के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आप किस तरीके से याद कर सकते हो, उसके लिए आपको एक टेक्निक दी गई है। वो टेक्निक क्या है आपके पास, नेमोनिक टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से आप उस रिलेशन को याद कर सकते हो। याद रखिए, टेक्निक आपको वो रिलेशन को डिराइव करना नहीं सिखा रही है, ये आपको सिर्फ याद करना सिखा रही है। आप इन रिलेशन को यहाँ पर याद करके चलिए। जैसे जैसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर
अंदर आगे बढ़ेंगे हम एक ही रिलेशन को क्या करते हुए चलेंगे, प्रूफ करते हुए चलेंगे। और मैंने यहाँ पर ऊपर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि जो मेरे पास क्लोज सिस्टम होता है उसके अंदर मेरे पास 4 वेरिएबल होते हैं, पी, वी, एस, टी। और जो मेरे पास मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मेरे पास क्या है, वर्क डन है और क्यू है। वर्क मेरा क्या होता है, वर्क तो मेरा माइनस पी डी बी होता है, क्यू मेरा क्या होता है, टी डी एस होता है। और यहीं से जो है मेरे पास 4 वेरिएबल निकल कर आए थे। जो 4 वेरिएबल में निकल के आए थे मेरे पास क्या निकल कर आया था, पी निकल कर आया था, वी निकल कर आया था, टी निकल कर आया था और एस निकल कर आया था। इनके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास पोटेंशियल है। फिर मैंने देखा कि हमारे पास एक नेमोनिक टेक्निक है जिनके अंदर मैं इन वेरिएबल्स का इन पोटेंशियल के साथ रिलेशन देख सकता हूं। तो चलिए देखते हैं रिलेशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं और आखिर नेमोनिक टेक्निक है क्या। इस नेमोनिक टेक्निक को हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर भी कहते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, आप बीएससी से इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब आपने जेई मेंस की तैयारी की होगी वहाँ पर भी आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर को। जेई मेंस और एडवांस के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ रिलेशन दिए होंगे 4 ऑप्शन के अंदर, आपको बताना होगा कि कौन सा रिलेशन आपका सही है। तो आपको सिर्फ मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर का अगर पता होगा किस तरीके से मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की हेल्प से हम लोग उन रिलेशन को निकाल सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली विद इन ए मिनट्स आप उनको कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इन चीज़ की, किस तरीके से हम लोग इनका रिलेशन निकालेंगे। हम इसे मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर भी बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसे मैजिक स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसके 2-3 नाम और भी हैं किसी बुक के अंदर, ऐसा किसी कोई नाम दिया गया है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इसका यूज सिर्फ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल और वेरिएबल्स और चेंज इन वेरिएबल्स के बीच में। सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है। 4 एप्लीकेशन आपको यहाँ पर पढ़नी है इसकी, और चारों एप्लीकेशन को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार CSIR के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन दिए गए हैं इसके ऊपर कि आपका कौन सा रिलेशन ठीक है। अगर आपको मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर के बारे में पता है, आपको उसकी एप्लीकेशन के बारे में पता है, तो आप उसके क्वेश्चन को वहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है हमारा ये मैक्सवेल का ये काम करता है यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि मैं जो मैक्सवेल का मेरा बोर्न का जो स्क्वायर है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होंगे। क्लोज सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं वेरिएबल्स यहाँ कितने ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। पोटेंशियल कितने ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। तो एक तरीके जो हमारा स्क्वायर जो बनता है वो हमारा स्क्वायर बनता है इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब होगा, उसके अंदर हम 2 एरो लगाएंगे, पॉइंटिंग ऐसा होगा और उसका पॉइंट कहाँ होगा, एरो कहाँ पर होगा, ये होगा। इसको याद करने के लिए हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड SPVT, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड की जगह आप इसको SPVT बार बार बोलते रहिए, आपको इसको इस तरीके से याद हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, आप लोग सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस ट्रिक के अंदर कोई भी एक पार्ट गलती से भूल गए तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर याद कर लीजिए, SPVT SGAU, SPVT SGAU, SPVT SGAU, SPVT SGAU। आपको इसी तरीके से इसको याद करना है। आपको क्या करना है, आपको एक स्क्वायर बनाना है, 2 एरो ड्रॉ करने हैं, और क्या लिखना है आपको, SPVT SGAU। आपको इसको याद करने के लिए लाइन भी याद कर सकते हैं, सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड AU, सत्या प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड हे यू। आपको इन तरीके से इनको याद भी करना है। और ये जो थर्मोडायनामिक स्क्वायर है ये सच में मैजिक स्क्वायर है। आप यहाँ से सारे रिलेशन निकाल सकते हो जो हम यूज़ करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं जो हमारा पहला रिलेशन है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो क्लोज सिस्टम के आपके पास पोटेंशियल कौन कौन से थे, आपके पास था HGAU। यहाँ पर आप क्या निकालने वाले हैं, चेंज निकालने वाले हैं, यानी कि आप क्या निकालने वाले हैं, DH निकालने वाले हैं, DG निकालने वाले हैं, DA निकालने वाले हैं और DU निकालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 रिलेशन लिखे हुए हैं। जो मेरा DH होता है वो क्या होता है, प्लस TDS प्लस VDV, DG क्या होता है, प्लस VDP माइनस SDT। अब हमें ये रिलेशन निकालने हैं इस स्क्वायर की हेल्प से। अब देखिए ये स्क्वायर हमारा किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करता है रिलेशन को निकालने के लिए। देखिए आपको यहाँ पर जो सबसे पहले निकालना है, मैं आपको DH निकाल कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसकी हेल्प से DH को निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको DH निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, आप यहाँ पर DH लिख लीजिए। अब DH के साथ में क्या क्या है, S है और P है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर DS लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, DP लिख दो। S से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, S से मेरा एरो जा रहा है T की तरफ, S से मेरा कहाँ जा रहा है एरो, T की तरफ, तो DS के पास में क्या लगा दूंगा, T लगा दूंगा। P से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, V की तरफ, तो मैं DP के पास क्या लगा दूंगा, V लगा दूंगा। अब जो साइन है, प्लस माइनस जो साइन है वो कौन डिसाइड करेंगे, जो मेरा एरो है वो मेरा डिसाइड करेगा कि आखिर मेरा साइन जो है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अगर एरो दूर जा रहा है तो मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा। अगर एरो पास आ रहा है तो मैं क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। तो यहाँ से देखिए आप S के पास से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, DS के साथ में
प्लस लूँगा। अब मेरा यहाँ पे डी पी के साथ है, डी पी से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, प्लस लूँगा। तो आपका पहला रिलेशन यहाँ पर बनकर तैयार है, जो कि मेरा क्या है, डी एच इज इक्वल टू प्लस टी डी एस प्लस वी डी पी। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैंने आखिर ये कैसे बनाया है। आपको इस टेक्निक को याद रखना है, आपको इन तरीके से जो है वो सभी वेरिएबल्स, सभी चेंज इन पोटेंशियल का आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अगर आपको डी एच निकालना है तो आपको डी एस और डी पी पहले लिखना पड़ेगा। आपको डी एच निकालना है तो पहले आप क्या कर लीजिए, डी एस और डी पी को लिख लीजिए। एस मेरा कहाँ जा रहा है, एस से मेरा टी पी तरफ जा रहा है, और डी एस से एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पर प्लस ले लूँगा। डी पी से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा, प्लस ले लूँगा। कहाँ पर जा रहा है, मेरा वी पर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, वी लिख दूँगा। तो जो मेरा डी एच हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस टी डी एस प्लस वी डी पी। तो चलिए अब हम निकाल के देखते हैं इसके अंदर डी, मेरा डी जी क्या निकलेगा। तो मैं बात करता हूँ डी जी के, तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूँ, डी जी लिख दूँ। डी जी के ऊपर नीचे क्या है, डी पी और डी टी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डी पी और डी टी लिख दिया। डी पी से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, वी की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पर प्लस वी ले लूँगा। डी टी से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, एस की तरफ जा रहा है, लेकिन एरो यहाँ पर अब टी के क्या आ रहा है, पास आ रहा है। एरो जो है वो डी टी के क्या आ रहा है, पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा साइन, मैं यहाँ पर साइन लगाऊंगा नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेगेटिव एस। अब मैं देखता हूँ कि मैं आखिर डी ए कैसे निकालूंगा। तो डी ए निकालने के लिए मेरे पास क्या है, वी और मेरे पास टी है, तो मैं डी ए निकालने के लिए मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले तो डी बी लिख दूँ और मैं यहाँ पर डी टी लिख दूँ। डी बी से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, और एरो क्या जा रहा है, एरो डी बी के पास आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव पी लगाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, टी के साइड में क्या है, एस है, टी के डायगोनल अपोजिट में क्या है, एस है, लेकिन एरो जो है वो डी टी के पास आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव एस लगाऊंगा। तो ये मेरा रिलेशन यहाँ पर डी ए का भी तैयार है। उसी तरीके से जो है मैं डी यू का भी रिलेशन यहाँ पर निकाल सकता हूँ। डी यू मेरे को यहाँ पर गिवन है, डी एस और डी वी मुझे लिखना है, डी एस और डी वी मुझे लिखना है। डी एस से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, टी की तरफ जा रहा है, तो मैंने टी लिख दिया। डी वी की से एरो का मेरा कहाँ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। अब डी वी की जो है वो एरो पास आ रहा है, तो मैंने नेगेटिव लगाया। ऐसे जो है डी एस से जो मेरा एरो है वो दूर जा रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस टी लिख दिया। तो इसी तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से एक चेंज इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के रिलेशंस को जो है वो यहाँ पर हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगर आप इनको याद करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए बहुत सिंपल सा आपको मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ तो एस के साथ मेरा हमेशा क्या आएगा, टी आएगा। एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो प्लस टी डी एस। यहाँ पर एस के ऊपर लिख दीजिए, वी के ऊपर क्या लिख दोगे, प्लस वी डी पी लिख दोगे, क्योंकि मेरा पी के साइड में क्या है, वी है, तो मैंने यहाँ पर वी लिख दिया। डी पी मुझे लिखना ही है। टी के साथ में मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एस डी टी लिख दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर एरो पास आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। टी के साइड में क्या है, एस है, तो मैंने यहाँ पर बार एस ले लिया। डी टी मेरा स्टार्टिंग में था ही। मैं वी के टाइम पे क्या लिख रहा हूँ, मैं वी के टाइम पे लिखूंगा डी वी, साथ में क्या गया है, पी है, एरो मेरा कहाँ आ रहा है, दूर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये चार टर्म यहाँ पर लिख दी है। अब आपको अगर मैं यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से डी एच निकालूंगा। अगर मैं डी एच निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस टी डी एस प्लस वी डी पी, प्लस टी डी एस प्लस वी डी पी। मुझे यहाँ पर डी जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी, प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। अगर मुझे डी ए निकालना है तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो इस तरीके से जो है आप लोग थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का हेल्प से आप लोग चेंज इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के जो आपके पास कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अभी आप इन रिलेशन को याद करते हुए चलो, जब हम आगे बढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग इन रिलेशन का एज सच डायरेक्टली वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आप लोगों को थर्मोडायनेमिक स्क्वायर जो है इसकी हम बार बार बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, क्योंकि इसकी जो है वो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हर एक जो मैंने यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखे हुए हैं, हर एक रिलेशन की हमें आगे जाकर क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और इनके साथ साथ हम लोग जो है इनको प्रूव भी करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग आगे चलकर अगले रिलेशन की। तो एक और चीज़ यहाँ पर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसके मैक्सवेल की, वो क्या है, वो है हम लोग यहाँ से रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन को याद कर सकते हैं बिटवीन पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अब लोग यहाँ पर जो है हम लोग वेरिएबल के बीच का डिफरेंस देखेंगे, वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो बीच का रिलेशन होता है उनको हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो पार्शियल क्यों है, वो फुल डिफरेंशिएशन क्यों नहीं है, उसकी बात भी हम लोग आगे जाकर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इन रिलेशन को जो है वो याद करते हुए चलिए। तो मैंने यहाँ पर चार रिलेशन लिखे हुए हैं। पहला जो मेरा रिलेशन वो क्या है, डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इजकल टू क्या, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब ये रिलेशन मैं इस थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल की हेल्प से मैं किस तरीके से डिराइव कर सकता हूँ वो आप देखिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्यूब के अंदर जो है वो अपना एरो को ड्रॉ कर लें, और एरो को ड्रॉ करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे इन थर्मोडायनेमिक रेशो का क्या करना है, रिलेशन निकालना है।
तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पर S बाई वी लिख रहा हूँ तो S बाई वी के साथ में क्या है, P बाय टी आएगा। याद रखिए मैंने डेल S बाई डेल वी लिखा हुआ है, डेल S बाई डेल वी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर डेल S बाई डेल वी लिख दिया, और यहाँ पर सामने क्या है, P ओ टी है, तो मैं किसके इक्वल होंगे, ये डेल P बाय डेल टी के इक्वल होंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बोल दी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है वो किस तरीके से लगाएंगे और जो साइन है वो किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो जो मेरा साइन है वो डिसाइड करेगा न्यूमरेटर। इस रिलेशन के अंदर जो है वो मेरा न्यूमरेटर जो है वो साइन को यहाँ पर डिसाइड करने वाला है। मैं बात करता हूँ डेल S अपॉन डेल V की, तो मेरा S से एरो कहाँ जा रहा है, S से मेरा एरो दूर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, T पर जा रहा है, तो मेरा यहाँ पर T क्या हो जाएगा, T मेरा हो जाएगा कांस्टेंट, एरो मेरा दूर जा रहा है तो क्या पे आ जाएगा, प्लस साइन। उसी तरीके से जो मेरा DP है, DP से एरो मेरा कहाँ जा रहा है, V पे जा रहा है, तो V मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और एरो जो मेरा है वो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। तो पहला रिलेशन यहाँ से तैयार है जो कि क्या है मेरा, डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। ये रिलेशन मैंने बनाया है इस थर्मोडायनामिक स्क्वायर की हेल्प से। अब इसी से इसकी हम आगे जरूरत करते हैं और हम लोग निकालते हैं डेल S अपॉन डेल P हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। पहले तो जो है वो यहाँ पर मैं एरो को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे निकालना है डेल S अपॉन डेल P, तो इनके सामने क्या है, इनके सामने डेल S अपॉन डेल P के सामने मेरे पास क्या गिवन है, डेल V अपॉन डेल T, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डेल V अपॉन डेल T मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब जो मेरा कांस्टेंट है और जो मेरे साइन है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा न्यूमरेटर। जो मेरा डेल S है वहाँ से एरो कहाँ जा रहा है, T की तरफ जा रहा है, एरो मेरा कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मैं क्या लूँगा, प्लस लूँगा। जो मेरा कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, जो मेरा साइन है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात करते हैं डेल V की, तो डेल V से मेरा एरो कहाँ जा रहा है, P की तरफ, लेकिन एरो जो है वो V के पास आ रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसी तरीके से मैं ये दो रिलेशन और ड्राइव कर सकता हूँ। आप घर के अंदर रिलेशन को ड्राइव करने की कोशिश कीजिए, इन रिलेशन को जो है अपनी बुक्स के अंदर वेरीफाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं आपको वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे बता सकूँ। अभी जो है मैं काफ़ी तेज़ चल रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करने वाले हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं या आप लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा तेज चल रहा हूँ, राइट। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल सकते हैं, माइनस डेल V अपॉन डेल S एट कॉन्स्टेंट P इक्वल टू माइनस डेल T अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट S। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इन रिलेशन का रिवर्स मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिवर्स ऑफ दिस रिलेशन इज, वो मैंने यहाँ पर नीचे लिखी भी हुई है लाइन, रिवर्स ऑफ अबव रिलेशंस ऑल्सो ट्रू। अगर मेरा डेल P अपॉन डेल S एट कॉन्स्टेंट V इज इक्वल टू डेल T अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S इक्वल टू होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका रिवर्स भी कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसका रिवर्स किया हुआ है, मैंने यहाँ पर डेल S अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट V इक्वल टू डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट S किया हुआ है, यानी कि मैंने इस रिलेशन को यहाँ पर क्या किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर 8 रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। 4 रिलेशन तो मेरे सीधे सीधे आ जाएंगे, S और P का V और T के साथ, S और V का P और T के साथ। इन्हीं तरीके से हम लोग रिलेशन कर रहे हैं, स्क्वायर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 4 रिलेशन को डिराइव कर लेंगे। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो इनका रिवर्स है वो भी ट्रू है। तो कुल मिला के आपको 8 रिलेशन जो है यहाँ पर याद होने चाहिए जब हम बात कर रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन की मैक्सवेल की, जहां पर हमने रिलेशन निकाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अब मैंने यहां पर जब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों लिया, कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्यों नहीं लिया, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पर मेरी कोई चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। जब भी मैं किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता हूं तो मेरी कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाली टर्म क्या हो जाती है, पार्शियल हो जाती है। ये इसके जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा वही रहेगा कि हम लोग किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, कब मेरा डिफरेंशिएशन पार्शियल हो जाता है, कब मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरी बात होगी वो यही होगी। अभी के लिए आप रिलेशन को याद करते हुए चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो है डिटरमाइन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आप लोग मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं। अब आपको पता होगा कि आखिर स्पॉन्टेनिटी होती क्या है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेरी रिएक्शन है वो कहाँ बढ़े, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। स्टेबिलिटी की तरफ कब बढ़ेगी, जब मेरी क्या होगी, एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। ये तो आपको पता ही होगा, जब भी किसी चीज़ की एनर्जी डिक्रीज होती है तो मेरा जो केमिकल है वो मेरे कहाँ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जो मेरी केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, यानी कि वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए मेरा जो एनर्जी चेंज है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि जो मेरे पोटेंशियल है, यानी कि G है, H है, A U है और A है, ये मेरे क्या है, ये मेरे केमिकल पोटेंशियल एक तरीके से क्या है, ये एनर्जी की टर्म है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स मेरा डेल G भी लेस देन 0 होना चाहिए, मेरा डेल H भी लेस देन 0 होना चाहिए, मेरा डेल U भी लेस देन 0 होना चाहिए और मेरा डेल A भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ तो आप यहाँ पर सिंपल बता सकते हैं कि जो मैं अगर मैं रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहता हूँ तो मेरे जो ये केमिकल पोटेंशियल है इनका चेंज क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन इनके पीछे कंडीशंस क्या है,
वो कंडीशंस आपको कौन बताएगा? वो कंडीशंस के लिए आप जाओगे फिर से किसके पास? मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर के पास। अब देखिए ये किसकी हेल्प करता है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले डेल जी की। तो डेल जी के पास क्या लिखा हुआ है? POT लिखा हुआ है। तो डेल जी मेरा PT क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद रखिए अगर मैं लिखता हूँ डेल जी SP तो क्या ये ग्रेटर देन 0 का मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं होगी। अगर मैं लिखूंगा डेल जी मेरा VOT तो लेस देन 0 तो क्या ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन है? नहीं है। अगर मैं लिखूंगा डेल जी मेरा S और V तो क्या ये कंडीशन स्पॉन्टेनियस कंडीशन को शो कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये कर रहा है? डेल जी POT लेस देन ग्रेटर देन 0? जी हाँ, ये कर रहा है, क्योंकि जो मेरा डेल जी है वो क्या है? POT के बीच में है। इसी तरीके से मैं डेल H को निकाल सकता हूँ। डेल H के पास में मेरा क्या है? S और P है। तो डेल H के पास मैंने क्या लगा दिया? S और P लगा दिया, लेस देन ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से डेल U के मैं क्या लगा दूंगा? S और V लगा दूंगा। डेल A के लिए मैं क्या लगा दूंगा? V और T लगा दूंगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने यहाँ पर लेस देन का भी यूज़ किया है और मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का भी यूज़ किया है, जो इक्वल टू का भी यूज़ किया है। तो जो मेरा इक्वल टू है ये मेरा किस लिए है? जो मेरा इक्वल टू है वो मेरा है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और जो मेरा ग्रेटर है वो किसके लिए है? वो है मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि आखिर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डिफरेंस क्या है और क्यों ये इक्वल टू हो जाता है जब मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल की, और क्यों ये एक वो हो जाता है लेस देन 0 हो जाता है जब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो कुल मिला के आपके पास दो प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूँ तो मेरे जो जितने भी केमिकल पोटेंशियल का चेंज है वो इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं बात करूँ इरिवर्सिबल की और मैं चाहता हूँ कि मेरी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो सभी केमिकल पोटेंशियल का जो चेंज है वो मेरा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, इक्वल टू 0 होना चाहिए कब? इसके इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ से कहाँ से पता कर सकते हैं? ये चीज़ भी हम पता कर सकते हैं मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की हेल्प से। तो अभी तक हम लोगों ने बात की कि हम लोग केमिकल पोटेंशियल की यानी कि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल से स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन कर रहे थे। अब हम डिटरमाइन करते हैं स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। मैंने आपको कहा था कि जो मेरा एंट्रोपी है वो भी मेरी एक तरीके से क्या है? एनर्जी है, क्योंकि मेरा चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? dQ/T। एनर्जी ये भी क्या होगी मेरी? dQ क्या होगा? एक तरीके से एनर्जी होगा। इसकी यूनिट क्या होती है? एनर्जी की होती है, जूल होती है, कैलोरी होती है, किलो जूल होती है। टेम्परेचर मेरा क्या हो गया? केल्विन हो गया। तो एक तरीके से मेरा एंट्रोपी भी क्या है? एनर्जी पर केल्विन। तो क्या हम लोग एंट्रोपी की हेल्प से, क्या हम लोग एंट्रोपी की मदद से, चेंज इन एंट्रोपी की मदद से स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम कहाँ जाते हैं? इस मैक्सवेल के पास चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर DS की, यानी कि वेरिएबल के चेंज की। वेरिएबल के चेंज से भी हम लोग स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ DS से तो यहाँ से जो मेरा एरो है वो मेरा कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। अगर मेरा एरो दूर जाएगा तो मेरा डेल S क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मेरा एरो पास आ रहा है तो मेरा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो मेरा S और P के केस में मेरा क्या हो रहा है? मेरा एरो जो है वो दूर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो मेरा डेल S है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो मेरा डेल P है वो मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ VOT की, तो VOT के पास में क्या हो रहा है? एरो जो है वो पास में आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? जो मेरा डेल V है वो लेस देन 0 होना चाहिए और मेरा डेल T क्या है? वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या ये लिखूँगा तो क्या मेरा स्पॉन्टेनियस है? क्या अगर मैं सिर्फ यही चीज़ को लिखता हूँ तो क्या मेरी रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है? नहीं है। हमें कंडीशन भी साथ में लिखनी पड़ेगी। किस कंडीशन के ऊपर मेरा डेल S ग्रेटर देन 0 है, किस कंडीशन के ऊपर मेरा डेल P ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किस कंडीशन के ऊपर मेरा डेल V क्या है? लेस देन 0 है। तो कंडीशन हमें कौन बताएगा? वो कंडीशन हमें बताएगा मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर का कर्व बताएगा। अगर मैं बात करता हूँ डेल S की तो एक बार आप क्या कर दो? H और P को कॉन्स्टेंट रख दो, और एक रिलेशन में यहाँ से वो लिख सकता हूँ डेल S क्या कर दूँ? U और V को कर दूँ। तो U और V को कॉन्स्टेंट रख दो, ग्रेटर देन 0। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेल S ग्रेटर देन 0 एट कॉन्स्टेंट H और P, अगर मैं लिखता हूँ डेल S कॉन्स्टेंट एट U एंड V ग्रेटर देन 0, तो ये जो मेरी दोनों कंडीशन है मेरी किसकी कंडीशन है? स्पॉन्टेनियस कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेल S मेरा GOT ग्रेटर देन 0, तो क्या ये कंडीशन है स्पॉन्टेनियस की? नहीं है, क्योंकि GOT कहाँ है मेरा? GOT मेरा यहाँ पर है, यह S के आसपास नहीं है। तो मैं GOT को यहाँ पर स्पॉन्टेनियस यहाँ पर नहीं बोल सकता। अगर मैं क्या में लिख सकता हूँ डेल S मेरा क्या AOT के ऊपर मेरा ग्रेटर देन 0, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस है? ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग P के लिए भी कर सकते हैं, V के लिए भी कर सकते हैं और T के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको P के लिए किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो आप याद रखिए जो मेरा P है उससे मेरा एरो कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। तो मेरा डेल P क्या होना चाहिए? डेल P मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं एक बार इसको दोबारा ले देता हूँ, डेल P मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो P के आसपास क्या है? H और S है, तो कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए? यहाँ पे H और S होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? G और T है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? G और T। तो ये जो मेरी कंडीशन है, ये मेरी कंडीशन किसको शो कर रहा है? ये कंडीशन शो कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को। अगर मैं बात करूँ VOT की, तो VOT के एरो VOT के पास आ रहा है, तो मेरा जो डेल V और डेल T है वो मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर
लेस देन 0 होना चाहिए। उसी तरीके से मेरा डेल टी है वो भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन कहाँ से देखेंगे हम लोग, मैक्सवेल बोन स्क्वायर कर्व से। वी के पास क्या है, ए और टी है, तो एक बार मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, ए और टी लगा दूंगा। एक बार क्या है, यू और एस है, तो मैं यू और एस लगा दूंगा। यहाँ पर मेरे पास टी के लिए कंडीशन क्या है, टी के लिए मेरी कंडीशन होगी एक बार मैं जी और पी लगा दूं और एक बार मैं क्या लगा दूं, वी और ए लगा दूं। तो ये जो मेरी कंडीशंस है ये मेरी क्या है, ये चेंज इन वेरिएबल से हम लोग स्पॉन्टेनिटी को बता रहे हैं। किस कंडीशन के ऊपर मेरे पास जो है वेरिएबल कंडीशन, यहाँ पर कौन सी कंडीशन जो है मेरी स्पॉन्टेनिटी को बता रही है, कौन सी कंडीशन स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता रही है। एक साल जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आपके पास 4 ऑप्शन थे, डेल पी एस एस ग्रेटर देन 0, डेल एस मेरा जो है एच पी के ऊपर ग्रेटर देन 0, कौन सी कंडीशन जो है आपको बताएगी स्पॉन्टेनिटी की। तो वहाँ पर जो मेरा एंट्रोपी का था ग्रेटर देन 0, ये जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो हमारे पास अब तक CSIR नेट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर से पूछे गए और काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात करें IIT जैम की तो वहाँ पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से, सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल बोन स्क्वायर से आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। IIT जैम के अंदर आपको DU के एंट्रेंस के अंदर भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे बात करता हूँ CSIR नेट के अंदर, तो कभी कभार वहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। आगे चलकर हम इन सभी रिलेशन को क्या करने वाले हैं, प्रूव भी करेंगे, क्योंकि अभी हम इन चीज़ों को सिर्फ याद कर रहे हैं और याद हम लोग इस कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, हर चीज़ क्या करेंगे, प्रूव करते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ डेल एस के लिए मैंने कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, जो मेरा डेल एस है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर 0 क्यों, क्योंकि एरो जो है वो मेरा दूर जा रहा है। कंडीशन में लिख दी एच और पी और यू और वी, क्योंकि एच और पी और यू और वी मेरा कहाँ है, एच और पी और मेरा यू और वी एस के साथ में है, एच और पी और यू और वी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं इसकी चौथी एप्लीकेशन क्या है, मैक्सवेल बोन स्क्वायर की कर्व की हमारी जो चौथी एप्लीकेशन है वो क्या है। तो चौथी एप्लीकेशन है कि हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं डायरेक्टली वेरिएबल की। हम लोग यहाँ पर चेंज इन वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। वेरिएबल मतलब क्या हो गए, पीवीएसटी की मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। जो मैं यहाँ पर 2 रिलेशन लिखे हुए हैं, डेल जी इक्वल टू प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी, ये जो हमने पहली एप्लीकेशन है जहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरीके से चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल निकालते हैं, वहाँ से हम लोगों ने इन दोनों फॉर्मूलेस को लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ मैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर एक बार मैं क्या कर दूँ, एक बार मैं पी को कॉन्स्टेंट ले लूँ। अगर मेरा पी कॉन्स्टेंट तो मेरा डी पी क्या हो जाएगा, डी पी मेरा 0 हो जाएगा। अगर मेरा डी पी 0 हो गया तो मेरा यहाँ से एस क्या निकल कर आ जाएगा, एस निकल कर आ जाएगा माइनस डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी, क्योंकि मेरा यहाँ पर पी कॉन्स्टेंट है। और जैसे ही मैंने कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, जो मेरा कंप्लीट डेरिवेटिव है वो किसके अंदर बदल गया, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। जो मेरा कंप्लीट डेरिवेटिव है डी है वो किस में बदल गया, डेल के अंदर बदल गया। उसी तरीके से अगर मैं टी को कांस्टेंट रख दूँ तो मेरा डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो मेरा वी क्या निकल कर आ जाएगा, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो मेरी यहाँ से वी की वैल्यू निकल कर आ गई, मेरी यहाँ से एस से वैल्यू निकल कर आ गई। उसी तरीके से मेरा अगला यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आया था डेल एच का, वो क्या था, डेल एच इज इक्वल टू प्लस टी डी एस प्लस वी डी पी। यहाँ पर मैं एक बार एस को कांस्टेंट कर देता हूँ। अगर मेरा एस कांस्टेंट है तो मेरा डी एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी एस मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा वी क्या निकल कर आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। उसी तरीके से मेरा टी क्या निकल कर आ जाएगा, अगर मैं पी को कांस्टेंट ले लूँ तो मेरा डी पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी पी मेरा 0 हो गया तो मेरा टी क्या निकल कर आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट पी। तो उसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं किसकी, वेरिएबल्स की, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पोटेंशियल। पोटेंशियल के टर्म के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यूज निकाल दी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरा जो मेरी एक मेरे वेरिएबल निकली थी, इक्वेशन निकली थी, उस एक इक्वेशन से मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की वो निकाली है इक्वेशन। जो मेरी चेंज इन पोटेंशियल की इक्वेशन थी, जो मैंने पहली एप्लीकेशन से निकाली थी मैक्सवेल स्क्वायर के, उस एक इक्वेशन से मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल की वैल्यूज़ को निकाल दिया। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितनी इक्वेशन थी पहली एप्लीकेशन में, 4 इक्वेशन थी। तो मैं वेरिएबल की कितनी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 8 निकाल सकता हूँ। मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। हर एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा v है वो मेरा क्या है, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी के भी बराबर है। और जो मेरा v है वो क्या है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस के भी बराबर है। उसी तरीके से एस की भी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, टी की भी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी और पी की भी 2 वैल्यूज़ निकलेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग मैक्सवेल थर्मोडायनामिक स्क्वायर को हेल्प से किस तरीके से हम लोग इस वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं। हमें बार बार ये टी ओ कांस्टेंट पी ओ कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सवेल का जो बोन स्क्वायर है उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब अगर मैं बात करता हूँ वी, अगर स्टार्टिंग में निकालते हैं हम लोग एस की वैल्यू निकालते हैं। अगर मुझे एस की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए जो मेरा एरो है
वो किसकी तरफ जा रहा है। अगर मेरा जो एरो है वो टी की तरफ जा रहा है तो आप क्या करिए, पहले आप 2 बार डेल टी को लिख दीजिए, राइट। अगर मेरा जो एरो है एस का वो मेरा कहाँ जा रहा है, डेल टी की तरफ जा रहा है। टी की तरफ जा रहा है तो मैंने दोनों क्या लिख दिया, मैंने डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, डेल टी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो यहाँ पर जो साइन जो यहाँ पर वो करेगा, साइन मुझे बताएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर मुझे बताएगा कि आखिर मैं साइन क्या लूँ। अब टी के पास मेरा क्या आ रहा है, टी के पास मेरा एरो आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं साइन क्या ले लेता हूँ, दोनों के अंदर नेगेटिव ले लेता हूँ। अब टी के एक साइड में क्या है, जी है, और एक साइड में क्या है, मेरा ए है। तो एक बार क्या कर लो, ए का टी वी, ए का टी वी कॉन्स्टेंट, जी का टी वी कॉन्स्टेंट, जी का टी वी कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से हम लोग इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक वैल्यू और निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इस बार हम लोग क्या निकालें, हम लोग वी को निकालते हैं। तो अगर मुझे वी निकालना है तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एरो मेरा किधर डायगोनल अपोजिट में क्या है, पी है, तो मैं दोनों साइड क्या लिखूँगा, डेल पी और डेल पी लिखूंगा। अब मेरा साइन कौन डिसाइड करेगा, साइन डिसाइड करेगा मेरा डिनोमिनेटर। डीपी से एरो क्या जा रहा है, अगर मेरा डीपी से एरो जो है वो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। अगर मैं बात करूँ डीपी से मेरा एरो दूर जा रहा है तो मैं साइन क्या लूँगा, प्लस लूँगा। मैं यहाँ भी प्लस लगा देता हूँ और यहाँ भी प्लस लगा देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, पी आपका हो गया है, एक बार एच का पी एस कॉन्स्टेंट, एक बार जी का पी टी कॉन्स्टेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार एच का पी एस कॉन्स्टेंट और जी का पी टी कॉन्स्टेंट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा v निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, जो मेरा यहाँ पर है ही। और दूसरा क्या निकल कर आया है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, जो मेरा यहाँ पर है ही। आप इसको ऊपर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैंने जब यहाँ से निकाला था v, तो मेरा v क्या निकल कर आया था, डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर मेरा क्या निकल कर आया था v, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस पॉजिटिव के साथ। तो उसी तरीके से यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या निकल कर आई है, सेम निकल कर आई है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एस और v निकाला है उसी तरीके से आप यहाँ पर पी और टी निकाल सकते हैं। अब पी और टी को निकाल कर देखिए, आप डायरेक्ट स्क्वायर की हेल्प से निकाल कर देखिए। जो मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन बताई थी चेंज इन पोटेंशियल की, वहाँ से आप निकाल कर देखिए, दोनों को वेरीफाई कीजिए। अगर दोनों वेरीफाई होती है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप लोग इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आगे जाकर हम लोग इनका प्रूफ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों हम लोग जो है कंप्लीट, जब हम बात करते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो मेरा कंप्लीट डेरिवेटिव है वो पार्शियल के अंदर कब क्यों बदल जाता है और किस तरीके से हम लोग इसको बदलते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप प्लीज़ आप पहला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जो थर्मोडायनामिक्स है हम यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं। अगर आपने कोई एक लेक्चर मिस किया तो आपको आगे जाकर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सभी लेक्चर को थोड़ी देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की या फिर IIT जैम की, DU की या किसी भी रिलेटेड एग्जाम की जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, वहाँ पर आप इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी भी क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।